अगेन स्टूडेंट्स, हेलो टू ऑल ऑफ यू। सो हम अब स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल स्टेट की। तो जैसा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर दे आर गैसियस इन नेचर एंड रेस्ट अदर लोअर मेंबर्स आर वोलेटाइल लिक्विड हैविंग अ टिपिकल प्लीजेंट स्मेल। तो ईथर्स की एक अपनी खुशबू होती है और ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, लेकिन इनमें से जो डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर हैं दे आर गैसियस इन नेचर। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट का। ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आइसोमेरिक एल्कोहल्स लो होता है और कंपैरेटिबल सेम मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन्स के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो सर आइसोमेरिक एल्कोहल्स के केस के कंपैरेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ईथर मॉलिक्यूल जो है दे आर नॉट एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबिलिटी नहीं होती, वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक एल्कोहल्स के मुकाबले लो होगा। लेकिन एल्केन्स के अंदर तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना होने की वजह से वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ईथर्स के मुकाबले भी वीक हो जाती है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स के मुकाबले और लो हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा और ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स के मुकाबले ज्यादा होगा, हैविंग ऑलमोस्ट कंपैरेटिबल मॉलिक्यूलर मासेस। देन सॉल्युबिलिटी के अंदर पुत्र इथाइल एल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर और आपका इथाइल अल्कोहल दे आर एप्रिशिएबली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों के दोनों वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो उनका बल्की ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का बल्की ग्रुप होने की वजह से वहां पे टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर जो है वो डिक्रीज हो जाती है इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के अंदर सबसे पहले बात को याद रखें कि ईथर जो हैं दे आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, स्पेशली अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, जिसकी वजह से डाइल्यूट एसिड्स, एल्कलीज एक्सेट्रा जो ईथर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम ईथर्स को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्शंस। आपने बहुत से रिएक्शन देखे हैं जहां पे आप ईथर्स को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, बट ईथर्स कैन शो सम रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हम सबसे पहले रिएक्शन करेंगे विद हाइड्रोजन आयोडाइड, जहां पे रिएक्शन होगा ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ द ईथर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कोई ईथर रखते हैं ROR-, इसको रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड, देन द कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड, जैसा आपको पता है यहाँ पे क्लीवेज होना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो भैया इसने इलेक्ट्रॉन खींचना है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटेगा तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, तो नेगेटिव विल अटैक ऑन टू द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन विल अटैक ऑन द ऑक्सीजन, यानी कि एक एल्कोहल बन गया सर, एक एल्काइल आयोडाइड बन गया। एग्जांपल लिया हमने C2H5O, यानी कि डाईइथाइल ईथर, उसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराया तो आपके पास बन गया, क्या बन गया पुत्र? इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बन गया। तो पुत्र यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल ईथर है फिर तो कोई टेंशन हमारे को अवेलेबल है नहीं, लेकिन दिक्कत आती है अगर बाय द वे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, सपोज CH3O, C2H5 कुछ ऐसा हो, इसको भी मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है पुत्र। अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड, यू कैन सी। एक पर ही अगर हम क्लीवेज यहां से करें तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 आयोडीन प्लस C2H5OH, ठीक है पुत्र। लेकिन अगर बाय द वे क्लीवेज यहां से हो तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH प्लस C2H5 आयोडीन। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को समझने के लिए या बनाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा इसका छोटा सा रिएक्शन। अब तो इस चीज को समझने से पहले आप ये 3 पॉइंट्स को समझिए। सपोज अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी हैं तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड होगा यानी कि आगे जो चलेगा वो फेवर करेगा एसेंट टू मैकेनिज्म। देखो एक
एक न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव आ रहा है, OR नेगेटिव जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि हो तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने दो तरह से स्टडी किया, SN1 और SN2, होते और भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में SN1 और SN2 है पुत्र। तो यहाँ पे अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी हैं तो SN2 मैकेनिज्म होगा। अगर बाय द वे आपके पास एक एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक एल्काइल ग्रुप भी अगर टर्शरी हुआ या बेंजाइल ग्रुप हुआ, तब रिएक्शन फेवर करेगा SN1 मैकेनिज्म। और अगर सेकेंडरी हुआ एल्काइल ग्रुप, तब रिएक्शन डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक है, 90% केस में हमारे पास केस 1 और केस 2 के क्वेश्चन है, केस 3 के बहुत कम है। तो लेट्स सपोज हम पहले यही देख लेते हैं पुत्र। अब ध्यान से देखिए, आपका दोनों जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं सर, प्राइमरी हैं। क्लियर हो गया जी, यानी कि SN2 मैकेनिज्म होगा। अब अगर आपको याद हो SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा होता है साइमल्टेनियसली रेयर साइड से, यानी कि पीछे से दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक सिखाई थी कि जितनी भीड़ यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना रश कम होगा उतना इजिली रेयर साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को देखिए, इस कार्बन के अराउंड 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इस कार्बन के अराउंड 2 छोटे हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप भी है। तो सर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी ज्यादा है। तो अगर SN2 मैकेनिज्म होगा, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, नया न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, यानी कि कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी तो अगला जो कंसेप्ट है वो SN2 के हिसाब से हम फेवर करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से जो नया आयोडीन आ रहा है वो अटैक करेगा इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से उस एल्काइल ग्रुप के ऊपर जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, भीड़ कम होगी। तो वो कौन है सर, हमारा मिथाइल ग्रुप। तो यानी कि आयोडीन अटैक करेगा ऑन टू द मिथाइल ग्रुप टू फॉर्म द आइडोमिथेन, और OH ग्रुप जो है वो जाके कंप्लीट होगा विद इथाइल ग्रुप। तो यानी कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन बनेगा, एल्काइल आयोडाइड और इथेनॉल, ना कि आपका मिथेनॉल और आयोडाइड। तो ये नहीं बनेगा सर इस रिएक्शन में, ये बनेगा। ये समझ में आया। तो पुत्र यहाँ पे हुआ क्या, सपोज आपने CH3O C2H5 लिया था। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव आयन, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अटैक करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन इज अ क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो भैया उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, वो दोनों में से किसी एक एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा से पूरे कर लेगा। अब जैसा आपको बताया कि यहाँ पे इजी क्या है, जहां पे भीड़ कम है, अब यहाँ से आयोडाइड आयन बच गया ना, वो अटैक करेगा। तो वो अटैक करेगा ऑन दैट साइड जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर कम है, तो आयोडाइड आयन इधर से अटैक करेगा। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आगे से जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, जिसकी वजह से अब CH3 के साथ आयोडीन जुड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हुआ है, CH3 के साथ आयोडीन साइमल्टेनियसली जुड़ रहा है और साइमल्टेनियसली CH3 CH2OH अलग हो रहे हैं। तो एक स्टेप के अंदर CH3I और CH3 CH2OH बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन फेवर करेगा अगर दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हैं, तो उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाना जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। क्यों? क्योंकि सर SN2 मैकेनिज्म है जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उधर केस 2 अगर आप ध्यान दो, तो अगर आपके पास एक साइड टर्शरी एल्काइल ग्रुप होगा, टर्शरी ये देखिए, दूसरा सपोज हमने प्राइमरी रखा है, तब क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन अगेन इस मिथाइल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन लेके अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सकता है, इससे भी। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पॉसिबल हो, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पॉसिबल हो, तो फिर कार्बोकैटायन बनाइए। तो जैसा कि अगर ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसे इधर से अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पे बन जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। और आप सबको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी।
ठीक है, पिछले केस के अंदर दोनों कार्बोकेटाइन अगर बनते तो प्राइमरी बनते तो कोई फायदा नहीं था, फिर किस पे अटैक करता आयोडीन, तो इसलिए वहां पे उसने SN2 मैकेनिज्म फेवर किया और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कंसेप्ट उठा लिया। और ये आपको हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि रिएक्शन पहले होते हैं, मैकेनिज्म बाद में सपोज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सपोज मैकेनिज्म है कि भैया कार्बोकेटाइन बन रहा है तो बनाओ, अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो डेफिनेटली आयोडाइड अब अटैक करेगा, जिसकी वजह से इस बार मिथेनॉल और टर्शरी एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। समझ आया पुत्र? और ये वाला केस हो गया केस 2। ठीक है, अगर सर सेकंड केस में ही एक और है कि अगर बेंजाइल ग्रुप हो, अब पुत्र बाय द वे अगर सर बेंजाइल वाला एक एल्काइल ग्रुप बेंजाइल हो, बेंजाइल ग्रुप आपको बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप और उसके साथ कुछ लगा तो वो बेंजाइल ग्रुप हो गया, तो ये हो गया बेंजाइल मिथाइल ईथर, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन आयोडाइड ने H पॉजिटिव आयन दिया, H पॉजिटिव आयन ने जाके ऑक्सीजन पे अटैक किया, तो सर ये बन गया कोई इंटरमीडिएट कैटायन टाइप। अच्छा, रिएक्शन बन गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद है इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल का खींचे या बेंजाइल का खींचे? सर बेंजाइल का खींचेगा, क्योंकि जैसे बेंजाइल कैटायन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना पुत्र? तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट हो जाएगा कार्बन और उसमें, ठीक है, तो बेंजाइल के कार्बन और वो कार्बन जो बेंजीन रिंग होता है उसके बीच में बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से भी ये बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं होता। तो बॉन्ड कहां से टूटेगा पुत्र? यहां से टूटा और CH3OH अलग हो गया, ये बन गया, और साथ में जो आयोडाइड है ना वो उसने इस कार्बन पे अटैक किया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या बनाना, ये अगेन यू कैन सी कौन सा रिएक्शन हुआ है, SN1। अब केस 3 पुत्र, अगर बाय द वे आपके दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई एक सेकेंडरी हो तो तब डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है। सपोज अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर या मिथेनॉल, इथेनॉल वगैरह, तब वहां पे SN1 रिएक्शन होगा, और अगर बाय द वे नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन एटसेट्रा, तब SN2 मैकेनिज्म होगा। यानी कि SN1 के हिसाब से कैटायन बनना चाहिए। सर हमें याद कैसे होगा भैया? ये याद कर लो कि वाटर वगैरह H पॉजिटिव आयन देते हैं, जो अगर सॉल्वेंट H पॉजिटिव आयन वाले होंगे तो कार्बोकेटायन पॉजिटिव कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगी। अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली आयोडीन जाएगा टुवर्ड्स द सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाला और मिथेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते, तो वहां पे H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर SN2 यानी कि स्टेरिक एंट्रेंस वाला केस होगा, तो आयोडीन जाएगा कम भीड़ वाले के साथ। क्लियर हो गया पुत्र? तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो पुत्र एक रिएक्शन और बचा हुआ है अभी, एनिजोल, यानी कि अगर फिनाइल ईथर हो और उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट कराओगे, तो दोस्तों आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यानी कि ये वाले बेंजीन रिंग का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वाला इजीली टूट जाएगा, तो यहाँ से ही बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ही बॉन्ड टूटेगा ये वाला। तो यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन खुद नेगेटिव है, तो भैया उसके ऊपर पॉजिटिव जाके अटैक करेगा, यानी कि फिनोल बनेगा, और साथ में जो फिनोल और साथ में आयोडाइड जो है वो मिथाइल पे लग रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बन गया पुत्र? मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। क्लियर हो गया जी? तो अगर बाय द वे आपने एक्सेस में हाइड्रोजन आयोडाइड लिया हुआ है और तब आप ये रिएक्शंस कर रहे हो, तो याद रखिए, तो कोई भी जो अल्कोहल होगा वो भी अगेन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी अल्कोहल जो बनेगा वो अगेन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आयोडीन एक्सेस में अवेलेबल है। यानी कि अगर फर्स्ट रिएक्शन है तो उस केस के अंदर आपने देखा है तो मिथाइल आयोडाइड और इथेनॉल बना था, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आयोडाइड, ये भी आयोडाइड। लेकिन अगर एनिजोल है, एनिजोल के अंदर बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप होगा? फिनाइल। अगर फिनाइल ईथर है तब उसके बाद जो प्रोडक्ट बना था, अगर आपको याद हो, तो वो बना था फिनोल।
फिनोल और साथ में भाई साहब बने थे CH3I1। ठीक है, तो फिनाइल ईथर के अंदर फिनोल ही बनेगा। इवन एक्सेस में हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ तब भी फिनोल को फर्दर आप आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे स्टार मार के लिख लीजिए, इन फिनाइल ईथर्स even with excess of hydrogen iodide phenol is formed। फिनोल ही बनेगा, फिनोल इज formed। Last but not the least, the chemical properties of the ethers due to benzene ring, यानी कि एराइल ग्रुप की वजह से। तो अगर आपको पता है कहीं पे भी बेंजीन या बेंजीन रिंग दिखे और वो खुद पार्टिसिपेट कर रही हो तो वो डेफिनेटली शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सपोज एनिजोल आप रिएक्शन करते हैं, OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ इजीली अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसके कुछ रिएक्शंस आपको पहले बताए थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो उन्हीं को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हेलोजिनेशन में ब्रोमीन को रिएक्ट कराया जहां पे Br पॉजिटिव ब्रोमीनियम आयन आपको मिलेगा अटैक करने के लिए एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और मेजर ग्रुप बनेगा पैरा वाला। देन नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा और वो अगेन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। फिर मैं कह रहा हूँ मेजर ग्रुप पैरा वाले बनेंगे, रीजन क्योंकि भैया यहाँ पे कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है, जो बॉन्डिंग बन रही है वो बन ही नहीं रही है ना। तो भैया फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लेस स्टेबल होंगे, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। देन फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें CH3Cl यानी कि एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगेन आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप आगे लग जाएगा। तो इसको आप कहोगे ऑर्थो मिथाइल एनिजोल, दिस इज कॉल्ड पैरा मिथाइल एनिजोल, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड पहला और साथ में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे OCH3 जो चल ही रहा है। अब ये जो ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप है, आपको याद होगा R C डबल बॉन्ड O R डैश। इसका स्पेशल नाम था एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो इन सब ग्रुप्स के अंदर ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल, पैरा ब्रोमो एनिजोल है ना, ऐसे हम नाम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें जो नेमिंग करनी है वो अकॉर्डिंग टू कीटोन करनी है क्योंकि वो मेजर ग्रुप होगा अब। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पुत्र, 2-मिथॉक्सी। ये OCH3 ग्रुप जो है ये सेकंड पोजीशन पे आएगा इसके हिसाब से, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। दिस इज 1 2 3 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। सो इन दिस केस आप स्लोली करके रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे से सॉल्व करें।